हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जलवायु के बारे में। भारतीय जलवायु की अपनी एक लास्ट क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भारतीय जलवायु मतलब जो जलवायु क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जलवायु, मौसम और ऋतुओं में क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। उसके अलावा हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में देखा था कि पृथ्वी की गतियाँ किस तरीके से मौसम को प्रभावित करती हैं, किस तरीके से दिन रात बनने को प्रभावित करती हैं। वो चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, और उसी में हमने कंटिन्यू किया था कि जो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है दोस्तों, और उन्हीं ऋतुओं के बारे में हमने चर्चा कंटिन्यू की थी। और आज वही भारतीय ऋतुएं हम पढ़ेंगे आज की अपनी इस क्लास में। अगले जो 1 घंटे हम चर्चा करेंगे वो भारतीय ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई और शरद ऋतु। जलवायु वाले टॉपिक से जब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड, तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं ऋतुओं वाले टॉपिक से अपने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम में। तो चलिए उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, तो आपको सबसे पहले थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों। ये एप्लीकेशन आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सबसे पहले ये आपको इंस्टॉल करना है। इसमें आपको पेड कोर्सेज के अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, करंट अफेयर आपको यहाँ मिलती है, बहुत सारे फ्री नोट्स आपको मिलते हैं, ई बुक आपको यहाँ पे मिलेंगी, सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। और अगर आपका कोई डाउट रहता है दोस्तों, यहाँ पे एक डाउट सेक्शन है, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया है थ्रोन एजुकेशन का, तो आपको थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अन्यथा आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम में जाके थ्रोन एजुकेशन सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ में आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वो आपको ज्वाइन करना है। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भारतीय ऋतुओं के बारे में। हमने लास्ट क्लास में चर्चा स्टार्ट की थी भारतीय ऋतुओं के बारे में। क्या बताया था कि भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय भारतीय मौसम विभाग ने भारत की जलवायु को भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। 4 ऋतुओं में 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ये भारतीय की ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए भारतीय ऋतु, इन भारतीय ऋतुओं की यहाँ पे बात करें तो 4 ऋतु कौन कौन सी हो जाएंगी, आप एक बार नोट कर लें। सबसे पहली अपनी यहाँ पे कौन सी आएगी दोस्तों, सबसे पहली ऋतु अपनी यहाँ पे आती है शीत ऋतु। सबसे पहली ऋतु कौन सी पढ़ेंगे हम, शीत ऋतु से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहली रहेगी शीत ऋतु।
उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपनी आती है वर्षा ऋतु, जिसमें वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद में अपनी जो लास्ट आती है वो आती है दोस्तों शरद ऋतु। ये 4 ऋतुएं हैं जिसने भारतीय मौसम विभाग ने इन्हें विभाजित किया है भारत की जलवायु को इन्हीं 4 ऋतुओं में। इनका अब अपने को समय याद रखना है कब से कब तक रहती हैं। तो बात करें शीत ऋतु की तो आपको याद रखना है मध्य दिसंबर से फरवरी तक। मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहती है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से मध्य जून तक रहेगी। मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। और मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु। और उसके बाद में अक्टूबर से और मध्य दिसंबर तक, अक्टूबर से कहाँ से हमने स्टार्ट किया था मध्य दिसंबर, तो अक्टूबर से पुनः कहाँ तक आ जाएगा मध्य दिसंबर तक। ये आपको जो इसकी समय अवधि है, जो समय है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऋतु है और इसका जो समय है कब से कब तक रहता है, ये अपने को याद रखनी है। बात करें इस शरद ऋतु की, वर्षा ऋतु में बात करें तो मानसून का आगमन होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हम घटना पढ़ते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी ऋतु में आएगा? वर्षा ऋतु में। उसके अलावा शरद ऋतु की बात करें, जो हम लौटते हुए मानसून की बात करते हैं या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून की हम बात करते हैं, वो किस में याद रखना है अपने को? शरद ऋतु में। लौटते हुए मानसून की घटना, लौटते हुए मानसून की घटना, लौटते हुए मानसून की घटना किस में आएगी? शरद ऋतु में। चलिए इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या अपने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बात करें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? शीत ऋतु के बारे में। तो एक बार आप ये नोट कर लें यहाँ तक और उसके बाद में हेडिंग डालें शीत ऋतु। भारत की ऋतुएं टॉपिक का नाम डाल लें, हेडिंग डाल लें भारतीय ऋतुएं, और उसमें पहला टॉपिक आप डालें शीत ऋतु। पहली जो ऋतु हमें यहाँ पे पढ़नी है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? शीत ऋतु। बात करें शीत ऋतु की, तो जब शीत ऋतु का जो काल होता है, हमने क्या बताया, इसका समय क्या बताया? पहला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे समय। इसका समय कब से कब तक रहेगा दोस्तों? तो आपको याद रखना है मध्य दिसंबर से, मध्य दिसंबर से कब तक का बताया था? फरवरी तक का। मध्य दिसंबर से फरवरी तक। कहाँ से स्टार्टिंग करी हमने? शीत ऋतु में मध्य दिसंबर से फरवरी तक, ये वाली हम यहाँ से उठाएंगे। चलिए समय सबसे पहले आपको याद रखना है। और बात करें शीत ऋतु की, तो इस शीत ऋतु के टाइम पे जो सूर्य की जो स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। यानी कि जो सूर्य है वो सीधा चमकता है दक्षिणी गोलार्ध में। इसकी जो लंबवत किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा के ऊपर, अगर हम बात करें, ये हो जाती है कर्क रेखा, नीचे हो जाती है मकर रेखा,
यानी कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस शीत ऋतु में बात करें तो जो सूर्य की स्थिति होती है वो सीधी लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी सीधी लंबवत किरणें पड़ती हैं, यानी कि सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर रेखा पर सीधी लंबवत किरणें इसकी पड़ती हैं। और इस समय बात करें तो 20 डिग्री समदाब रेखा उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इस समय सूर्य की लंबवत किरणें, इस समय सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में गिरती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में गिरती हैं। इस समय सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में गिरती हैं। और इस समय जो 20 डिग्री समदाब रेखा होती है वो उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। 20 डिग्री समदाब रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, ये 20 डिग्री समदाब रेखा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी समदाब रेखा शीत ऋतु में उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो आपको याद रखना है 20 डिग्री समदाब रेखा, 20 डिग्री समदाब रेखा उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से विभाजित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट करें, 20 डिग्री समदाब रेखा, 20 डिग्री समताप रेखा, ये समदाब नहीं समताप रेखा है। समतापमान कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है यहाँ पे। समताप रेखा 20 डिग्री समताप रेखा उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से, 20 डिग्री समताप रेखा उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। दक्षिण भारत से अलग करती है। 20 डिग्री समताप रेखा उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कब, शीत ऋतु में। इसी ऋतु में, शीत ऋतु में जैसा हमने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की घटना देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ की घटना, पश्चिमी विक्षोभ की घटना और ये पश्चिमी विक्षोभ की घटना शीत ऋतु में देखने को अपने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ की घटना क्या रहेगी कि जब हम बात करते हैं भूमध्य सागर से और कैस्पियन सागर से जो ठंडी चक्रवाती जो हवाएं चलती हैं उनसे भारत में वर्षा होती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से चक्रवाती वर्षा होती है उत्तर भारत के उत्तरी मैदानों में, और उत्तर के जो हिमालयी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें होती है हिमपात की घटना, यानी कि बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण, इसी पश्चिमी विक्षोभ की घटना के कारण, या इसको क्या कहते हैं अन्य नाम इसका, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की घटना होती है कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। पश्चिमी विक्षोभ की या पश्चिमी जेट स्ट्रीम की घटना, इसके कारण, नोट करो, इसके कारण, के कारण उत्तरी भारत, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में
चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा होती है तथा उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में तथा उत्तर के पर्वतीय इलाकों में उत्तर के पर्वतीय इलाकों में हिमपात की घटना देखने को हिमपात की घटना होती है। हिमपात की घटना होती है और ये जो घटना है हिमपात की घटना होती है और मैदानी भागों में जो ये वर्षा होती है, मैदानी भागों में हुई ये वर्षा मावठ कहलाती है। मैदानी भागों में हुई यह घटना मावठ कहलाती है। मावठ, मैदानी भागों में हुई यह घटना मावठ कहलाती है। क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। और इस बात करें इस मावठ की, ये मावठ जो है, ये मावठ रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। और रबी की फसल में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए रहेगी, तो आपको याद रखना है इस रबी की फसल में भी सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर आपसे पूछी जाए तो गेहूं की फसल के लिए। कौन सी फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए। इस मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इस चक्रवाती वर्षा, इस चक्रवाती वर्षा को, कौन सी को? मावठ को। यहाँ पे इस चक्रवाती वर्षा मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। इस चक्रवाती वर्षा यानी कि किसको? मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। तो शीत ऋतु में आपको ये 4-5 बातें यहाँ पे याद रखनी है। शीत ऋतु की बात करें, समय अवधि याद रखनी है। मध्य दिसंबर से फरवरी में हो जाती है। सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, यानी कि सूर्य दक्षिणायन होता है। 20 डिग्री समताप रेखा जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है इस शीत ऋतु में। इसी शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ की घटना देखने को मिलती है। इस पश्चिमी विक्षोभ में होता क्या है कि जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आने वाली जो चक्रवाती, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आने वाली जो चक्रवाती हवाएं होती हैं, उनसे उत्तर भारत के मैदानी भागों में चक्रवाती वर्षा होती है। और दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो हिमपात की घटना देखने को मिलती है। और जो ये चक्रवाती वर्षा यहाँ पे होती है इन मैदानी भागों में, ये क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो पश्चिमी विक्षोभ में जो हवाएं आती हैं वो कहाँ से उठ के आती हैं, तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से ये हवाएं उठ के आती हैं। चलिए, शीत ऋतु में उसके बाद में मावठ आपने देख लिया। मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल के लिए ये सबसे अधिक उपयोगी होती है। और रबी की फसल में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सी? गेहूं की फसल के लिए।
काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है गेहूं की फसल के लिए कि निम्न में से कौन सी फसल के लिए मावट सबसे अधिक उपयोगी होती है, तो गेहूं की फसल के लिए आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इधर ग्रीष्म ऋतु के बारे में। 2 नंबर पे जो हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। 2 नंबर पे अपनी आती है कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु के समय की बात करें तो आपको याद रखना है मार्च से मध्य जून तक का इसका समय रहता है। मार्च से मध्य जून के समय की बात करें तो आपको याद रखना है मार्च से मध्य जून तक ये समय रहता है। मध्य जून, मार्च से मध्य जून तक का इसका समय होता है। इस समय ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की बात करें तो जो सूर्य की स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है, उत्तरायण होती है, यानी कि उत्तरी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ जाता है। कि जो लंबवत किरणें जो हैं सूर्य की वो कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, कर्क रेखा पर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट में हमने क्या देखा था, जो लास्ट वाली ऋतु पड़ी थी उसमें सूर्य की स्थिति क्या थी दोस्तों, दक्षिणायन थी। इसमें बात करें इसमें सूर्य की स्थिति क्या थी, इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणायन थी, यानी कि जो सूर्य की सीधी लंबवत किरणें गिर रही थी वो दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा के ऊपर गिर रही थी। और इधर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तब तक के लिए सूर्य ऊपर आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, स्थिति उत्तरायण हो जाती है, कर्क रेखा पर सीधा लंबवत किरणें इसमें गिरती हैं। नोट करें इस समय सूर्य की स्थिति, इस समय सूर्य की स्थिति समय सूर्य की लंबवत किरणें, ऐसे लिख लें, सूर्य की लंबवत किरणें सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। कर्क रेखा पर इस समय सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं या सीधी चमकती हैं। और इसी कारण से क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हैं, तो बात करते हैं उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तेजी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उत्तरी भारत का टेम्परेचर जो है उत्तरी भारत का तेजी से बढ़ने लगता है। और इस तेजी से बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में गर्म स्थानीय पवनें चलने लगती हैं, जिसे लू के नाम से जाना जाता है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। और इसी लू को क्या, ताप लहरी भी कहा जाता है, लू या ताप लहरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं कि सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत किरणों के कारण, इसी कारण से उत्तर भारत का तापमान, उत्तर भारत का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। उत्तर भारत का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में गर्म स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, उत्तर भारत में इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में गर्म गर्म स्थानीय पवनें, गर्म स्थानीय पवनें जिन्हें लू कहते हैं, लू चलने लगती हैं। गर्म स्थानीय पवनें लू चलने लगती हैं। और इस लू की बात करें, इन गर्म हवाओं की, जिन्हें लू कहा जाता है, और इनके अन्य नाम की बात करें तो आपको याद रखना है इसे ताप लहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताप लहरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है।
बात करें इसी ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उत्तर भारत में टेम्परेचर बढ़ रहा है, लू चलने लगती है। और वायुदाब क्षेत्र की बात करें तो निम्न वायुदाब क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है उत्तर भारत में, जिसके कारण से यहाँ पे एक इस ग्रीष्म ऋतु में मानसून आगमन से पहले चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है, प्री मानसून वर्षा जिसे कहा जाता है। और वो प्री मानसून जो वर्षा है उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून आगमन से पहले जब ये वर्षा होती है, प्री मानसून वर्षा, चक्रवाती वर्षा, तो इसको पश्चिम बंगाल, असम और उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और इस नार्वेस्टर की बात करें, सॉरी, इस चक्रवाती वर्षा की बात करें तो अगर हम इसकी पश्चिम बंगाल में इसे देखें तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा अगर हम असम में बात करें तो इसे बोडो चिल्ला कहा जाता है, जो कि चाय की खेती के लिए उपयोगी है। चेरी ब्लॉसम के नाम से इसे जाना जाता है कर्नाटका में। केरल, कर्नाटक और असम के जो क्षेत्र हैं उसमें इसे आम्रवृष्टि के नाम से जाना जाता है, जो कि आम की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करें कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून आगमन से पहले मानसून आगमन से पहले चक्रवाती वर्षा होती है। जिसे प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। प्री मानसून वर्षा, जिसे प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। प्री मानसून वर्षा यानी कि मानसून पूर्व वर्षा। क्या हो गया? मानसून पूर्व वर्षा। प्री मानसून का मतलब ये हो गया, तो आप नोट करें, इसे प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। और इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो अलग अलग नाम है ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कि इधर हम देखें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें, या ऐसे नोट करें, असम, पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर राज्यों में इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्री मानसून वर्षा को नार्वेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ओनली पश्चिम बंगाल में इसे पूछा जाए, ओनली पश्चिम बंगाल में इसका जो स्थानीय नाम है, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है, जो चाय की खेती के लिए उपयोगी है। चाय की खेती के लिए लाभदायक होती है। चाय की खेती के लिए लाभदायक होती है कौन सी वर्षा? काल बैसाखी।
काल बैसाखी। असम में अगर बात करें इसे बोडो चिल्ला कहा जाता है। असम में क्या हो जाएगा, असम में इसे बोडो बोडो चिल्ला, बोडो चिल्ला या बोडो चीरा कहा जाता है। बोडो चिल्ला या बोडो चिल्ला या बोडो चीरा कहा जाता है। और इसकी भी अगर बात करें तो ये भी चाय की खेती के लिए, क्योंकि असम पश्चिम बंगाल में किसका उत्पादन होता है, चाय का, चाय की खेती के लिए। बोडो चिल्ला भी किसके लिए उपयोगी रहेगी, चाय की खेती के लिए। उसके अलावा असम में हमने देखा, असम के अलावा हम बात करें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की। कर्नाटक की अगर हम देखें, कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है, कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, कर्नाटक में इसे कॉफी के लिए लाभदायक होती है और इसे जो नाम दिया जाता है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कर्नाटक में इसे क्या नाम देते हैं, चेरी ब्लॉसम। और बात करें इस चेरी ब्लॉसम की तो किसके लिए लाभदायक होती है, कॉफी की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए। कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होती है। उसके अलावा हम बात करें केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो आसपास के इलाके हैं, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो आसपास के इलाके हैं, इनमें अगर बात करें तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा। और इस आम्र वर्षा की बात करें तो ये आम के लिए उपयोगी होती है, आम के लिए, आम की खेती के लिए लाभदायक। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि काल बैसाखी की घटना किस राज्य में होती है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। यहाँ से आपको क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछ सकता है कि नार्वेस्टर की घटना निम्न में से किन राज्यों में होती है। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है एग्जामिनर कि नार्वेस्टर की घटना निम्न में से किन किन राज्यों में देता है, किन किन राज्यों में होती है। आपको ऑप्शन मिल जाए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, इस तरीके से। या ऑप्शन दे दे असम, बंगाल में, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, केरल, तमिलनाडु में। तो ये याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि काल बैसाखी की जो घटना है वो भारत में कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। बोडो चीरा या बोडो चिल्ला की जो घटना है वो भारत में कहाँ पे होती है, तो आपको याद रखना है असम में। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो काल बैसाखी की घटना होती है ये लाभदायक होती है, किसके लिए लाभदायक होती है, चाय की खेती के लिए, आम के बागानों के लिए, कॉफी की खेती के लिए, तो आपको याद रखना है चाय की खेती के लिए। इसी तरीके से चेरी ब्लॉसम आपको याद रखना है, चेरी ब्लॉसम की जो घटना है कर्नाटका में होती है, कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होती है। और आम्र वर्षा की बात करें तो ये आम्र वर्षा की घटना केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो कि आम की खेती के लिए उपयोगी रहती है। यानी कि दक्षिण भारत में देखने को मिलती है कौन सी, आम्र वर्षा की घटना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में ये कुछ पॉइंट हैं, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है ये जो वर्षा के प्रकार हैं, जो इसके स्थानीय नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके अलावा अब अपनी जो बचती है नेक्स्ट तो हो गई तीसरी ऋतु की हम बात करें तो अपनी आती है कौन सी, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट अपनी यहाँ पे कौन सी आएगी दोस्तों, तीसरी जो रहेगी वो आएगी वर्षा ऋतु। हम यहाँ पे बात करेंगे वर्षा ऋतु की। और इसी वर्षा ऋतु में भारत में मानसून का आगमन स्टार्ट होता है। इसी वर्षा ऋतु में मानसून का आगमन होता है।
देखिए हम बात करते हैं वर्षा ऋतु ऋतु की। इसके समय की सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए, इसका जो समय है वो कब से कब तक का रहेगा, तो समय आपको याद रखना है। समय मैं बार बार आपको नोट करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। मध्य जून से सितंबर तक इसका समय रहता है। मध्य जून से मध्य जून से सितंबर तक का इसका समय रहता है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु का। बात करें इस वर्षा ऋतु में, इस वर्षा ऋतु में आगमन होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। इसी वर्षा ऋतु में आगमन होता है किसका? आगमन होता है किसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में आगमन होता है ये हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण से जो मानसूनी पवनें हैं वो प्रवेश करती हैं। उनकी जो स्थिति स्टार्टिंग में जो रहती है दक्षिण पश्चिम से, और जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती हैं ये मानसूनी पवनें और भारत में जैसे प्रवेश करेंगी तो फेरेल के नियम के अनुसार इनकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। और दिशा परिवर्तन के कारण इनकी जो दिशा है, पहले जो दिशा ये होती है, बाद में इस तरीके से इनकी दिशा कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम से कौन सी साइड जाएंगी? ये दक्षिण पश्चिम से निकल के उत्तर पूर्व की ओर इनका आगमन होता है। तो जब ये बात करते हैं भारत की ये प्रायद्वीपीय स्थिति है, भारत की इस प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है का विभाजन हो जाता है दो भागों में। का विभाजन होता है दो भागों में। एक तो जो शाखा रहती है, एक जो शाखा यहाँ से निकल के आती है ये होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इधर बात करें तो ये जो शाखा है ये कौन सी रहेगी? अरब सागर शाखा। ये कौन सी रहेगी? अरब सागर शाखा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ये मिक्स में जो है इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की इसको शाखा कहा जाता है। विभाजन दो भागों में, ठीक है। इसमें बात करें जो अरब सागर वाली शाखा है, इसमें जो आर्द्रता की मात्रा की बात करें तो लगभग 65% आर्द्रता पाई जाती है। यानी कि सबसे अधिक आर्द्रता किसमें पाई जाएगी? 65% आर्द्रता इसमें पाई जाती है अरब सागर की शाखा में। और इधर बंगाल की खाड़ी वाली में बात करें तो लगभग 35% ही इसमें आर्द्रता पाई जाती है। यानी कि जो सबसे अधिक वर्षा होगी भारत में कौन सी शाखा से होगी? अरब सागर वाली शाखा से होगी। और इस अरब सागर वाली शाखा से बात करें तो भारत में जो सबसे पहले वर्षा होती है ये कहाँ पर होती है? मालाबार तट पर, यानी कि केरल में। मालाबार तट पर केरल में भारत में सबसे पहले वर्षा होती है इसी इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है। और इधर वर्षा की बात करें एक मिनट रुकना। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से भारत में प्रवेश करती है और इधर एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जैसे ही ये शाखा भारत में प्रवेश करती है सबसे पहले जो भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ पर बात करें तो जो वर्षा होती है इस शाखा से तो कहाँ पर होती है? मालाबार तट पर, केरल में। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये कौन सी द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से सबसे पहले भारत में वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार में होगी। सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? अंडमान और निकोबार में सबसे पहले होती है। लगभग 25 मई के आसपास यहाँ पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। लगभग 25 मई के आसपास यहाँ पर सबसे पहले आगमन होता है। कौन सी शाखा से? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से। कौन सी शाखा से? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से।
क्या नाम हो गया इसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से भारत में सबसे पहले जो वर्षा होगी कहां पर? 25 मई के आसपास। कहां पर होगी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद में नेक्स्ट जो भारत की अगर मुख्य भूमि की यहाँ पे बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि में जो सबसे पहले वर्षा होती है वो कहां पर होती है? मालाबार तट पर, यानी कि केरल में। सबसे पहले कहां पर होती है? इस क्षेत्र में मालाबार तट पर केरल में होती है। लगभग 1 जून के आसपास यहाँ पर, लगभग 1 जून के आसपास यहाँ पर मानसून का आगमन होता है मालाबार तट पे। उसके बाद में बात करें संपूर्ण भारत में तो लगभग 15 जुलाई के आसपास तक, लगभग 15 जुलाई के आसपास तक ये जो मानसून है संपूर्ण भारत में फैल जाता है। 15 जुलाई के आसपास संपूर्ण भारत में ये फैल जाता है और संपूर्ण भारत में वर्षा होने लगती है। उत्तर भारत में फैलाव हो जाता है 15 के आसपास। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ? तो आपको याद रखना है ऑप्शन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है, तो आपको प्रायोरिटी देनी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। मुख्य भूमि की बात करें तो आपको याद रखना है मालाबार तट पर, केरल पर इसमें सबसे पहले वर्षा होती है, अगर बात की जाए ओनली मुख्य भूमि की। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसमें आप एक बार नोट कर लें। यहाँ पे समय आपने देखा मध्य जून से सितंबर का इसका समय रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का यहाँ पे आगमन होता है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ होगा? नोट करें, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन, मानसून का आगमन, सर्वप्रथम मानसून का आगमन। मानसून का आगमन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लगभग 25 मई को अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में। इस अंडमान और निकोबार में लगभग कब तक? 25 मई तक, लगभग 25 मई को भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। उसके अलावा भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि में, भारत की मुख्य भूमि में भारत की मुख्य भूमि में जो सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, मुख्य भूमि में सबसे पहले, मुख्य भूमि में सबसे पहले मालाबार तट, सबसे पहले मालाबार तट, यानी कि कौन से क्षेत्र में? केरल में। मालाबार तट में, केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। और कब होता है? लगभग 1 जून के आसपास। लगभग कब होता है? आपको याद रखना है 1 जून को। कब होगा? लगभग 1 जून के आसपास भारत की मुख्य भूमि में। और बात करें लगभग 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में इसका फैलाव हो जाता है। नेक्स्ट नोट कर लें, लगभग 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में, लगभग 15 जुलाई तक मानसून, लगभग 15 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में फैल जाता है। 15 जुलाई तक जो ये है संपूर्ण भारत में फैल जाता है। इसकी हमने बताई जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा है, इसका विभाजन होता है 2 भागों में ये प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो शाखा है, ये जो आपको याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं विभाजित होती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा।
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा के विभाजन की बात करें तो आपको याद रखना है, दो भागों में इसका विभाजन हो जाता है। किस कारण से? भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण से। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण से इसका विभाजन दो भागों में हो जाता है। एक तो इसमें निकलती है कौन सी? अरब सागर शाखा, और एक यहाँ से कौन सी बन जाती है? बंगाल की खाड़ी शाखा। एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। इधर बात करें आर्द्रता के बारे में, आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा आर्द्रता या सबसे ज्यादा नमी की बात की जाए, आर्द्रता या नमी की यहाँ पे बात की जाए तो इस अरब सागर वाली शाखा में कितनी प्रतिशत आर्द्रता रहती है? 65% रहती है। और इधर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी रहेगी आर्द्रता या नमी की बात करें तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी की शाखा में ओनली 35% पाई जाती है। ओनली 35% यहाँ पर रहती है। बात करें इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा की, यहाँ पे बात करें इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से भारत में लगभग जितनी भी वर्षा होती है उसका जो 75% हिस्सा है वो इससे होता है। उसके अलावा नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो हम वर्षा की बात कर रहे हैं, लगभग 10% जो वर्षा है उससे होती है। पश्चिमी विक्षोभ से 2% होती है। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून की जो हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे उससे भारत में 13% वर्षा होती है। कितनी? 13% वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा की अगर आपसे बात पूछ ली जाए तो लगभग 118 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। एक बार हम यहाँ पे शरद ऋतु के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम कुछ जो अपने महत्वपूर्ण जो तथ्य बचते हैं, विविध तथ्य हैं, जैसे कि भारत में औसत वर्षा हो गई, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, और उसके अलावा आपसे कि कौन सी शाखा से कितनी वर्षा होती है, आर्द्रता किसमें अधिक होती है। ये कुछ एक जगह हम कंपाइल करके इन चीज़ों को लिख लेंगे, एक जगह मेंशन कर देंगे और यहाँ से क्वेश्चन अपने पूछे जाएंगे। तो ये नोट कर लें एक बार आप। वर्षा ऋतु के बारे में आप नोट करें, जो इसका समय है मध्य जून से सितंबर तक का इसका समय रहता है। आगमन मानसून का इसमें होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का इसमें आगमन होता है। उसके अलावा भारत में सबसे पहले जब इसका आगमन होता है तो कहाँ पर होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप में होगी। लगभग 25 मई के आसपास तक यहाँ पर मानसून आ जाता है। उसके बाद में सबसे पहले 1 जून के आसपास कहाँ पर? मालाबार तट पर यानी कि केरल में। और 15 जुलाई के आसपास संपूर्ण भारत में ये फैल जाता है। तो ये चीजें आप यहाँ तक नोट कर लें और उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लें आखिरी शरद ऋतु के बारे में। नेक्स्ट अपना जो लास्ट बचता है वो क्या है? शरद ऋतु। नेक्स्ट जो अपना बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे? शरद ऋतु। और बात करें इस शरद ऋतु से तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? समय के बारे में। कब से कब तक? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो समय याद रखना है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। समय की बात करें अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का यहाँ पे समय होता है किसमें? शरद ऋतु में। और बात करें इस शरद ऋतु में तो इस शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून की घटना होती है। शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून की घटना हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसको उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। शरद ऋतु में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो लौटते हुए मानसून की जो घटना है, यानी कि इस ऋतु में जो जो लौटता हुआ मानसून है, यानी कि इधर से भूमध्य सागर से और जो कैस्पियन सागर से जो हवाएं निकल के आती हैं और ये कार्योलिस बल के कारण
कार्योलिस बल के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन होता है इन पवनों का, और इनकी जो दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये घूम जाती है। और बात करें इस लौटते हुए मानसून से, इस लौटते हुए मानसून के कारण जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर। कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर। इस कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है इस लौटते हुए मानसून के कारण। और इस लौटते हुए मानसून को क्या नाम दिया जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून क्या कहा जाता है इसको? उत्तरी पूर्वी मानसून भी इसे कहा जाता है। यानी कि आपसे क्या पूछ सकता है कि लौटते हुए मानसून की घटना किस ऋतु में देखने को मिलती है? आपको याद रखना है शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून की घटना देखने को मिलती है। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि किस समय लौटते हुए मानसून की घटना देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है किस समय ये लौटते हुए मानसून की घटना आपको दिखाई देगी। चलिए नोट करें, इस ऋतु में लौटते हुए मानसून की घटना। लौटते हुए मानसून की घटना देखने को मिलती है। और बात करें, हमने क्या बताया कि इस लौटते हुए मानसून के बारे में, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून भी इसे कहा जाता है। इस लौटते हुए मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी इसे कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून, ये उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। इस लौटते हुए मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। और इस उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से, इस उत्तरी पूर्वी मानसून से, इस उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से लौटते हुए मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होगी? तो हमने क्या बताया था? इस क्षेत्र में कोरोमंडल तट पर। भारत में सबसे अधिक वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट पर होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर। यानी कि कोरोमंडल तट कौन सा रहेगा? तमिलनाडु का जो तट है। राज्य पूछ लिया जाए तो कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। तो शरद ऋतु से संबंधित ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। कि लौटते हुए मानसून की घटना आपसे पूछ सकता है किस ऋतु में होती है, तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में। उसके अलावा आपको याद रखना है इस लौटते हुए मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे तथ्य बचते हैं। जो वैसे देखें तो जलवायु बहुत एक लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है। इसमें जलवायु के 3-4 सिद्धांत होते हैं, तो तीनों चारों सिद्धांत यहाँ पे पढ़ने होते हैं। लेकिन अपना उतना लंबा नहीं चलेंगे कि भारत में मानसून की प्रक्रिया से संबंधित 4 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तापीय सिद्धांत, पछुआ पवन सिद्धांत, जेट धारा सिद्धांत, और उसके अलावा बात करें तो अल नीनो सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हो गई। तो इनको डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन अपने कोई काम की उतनी चीज़ें नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट बन सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। आप याद रखना चाहें तो इतना याद रख सकते हैं कि नोट कर लें कि जो तापीय सिद्धांत है, तापीय सिद्धांत किसने दिया था? आप याद रख सकते हैं एडमंड
हेली ने दिया था। इसने तापीय सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया था। पछवा पवन सिद्धांत के बारे में पूछें तो फ्लोन ने दिया था। जेट धारा सिद्धांत के बारे में पूछें तो यीस्ट और कोटेश्वरम ने उसे दिया था। अल्नीनो सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जाए तो गिलबर्ट बाकर ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत आप याद रख सकते हैं कि पछवा जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो है। चलिए कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य जलवायु से संबंधित और मानसून से संबंधित जो अपने बन सकते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य। अति महत्वपूर्ण तथ्य में हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं भारत में औसत वर्षा की। आपसे पूछ सकता है भारत में औसत वर्षा कितनी होती है। भारत में औसत वर्षा, आपसे पूछ सकता है भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 118 से 125 सेंटीमीटर। 118 से 125 सेंटीमीटर भारत में औसत वर्षा देखने को मिलती है। 118 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा। इसमें पूछ सकता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अगर हम बात करें तो कौन से रहेंगे, वो आपसे पूछ सकता है। तो आपसे पूछ ले सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों की एक साइड हम बात करते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों की बात करें और सर्वाधिक वर्षा कितनी, कि वे स्थान जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों की अगर भारत में बात की जाए एक साइड में, तो हम ये देखेंगे। दूसरी साइड में हम देखेंगे कि भारत में जो न्यूनतम वर्षा वाले स्थान है, न्यूनतम वर्षा यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वाले जो स्थान है, न्यूनतम वर्षा वाले स्थान, न्यूनतम वर्षा वाले स्थान, न्यूनतम कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर से कम। पचास सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों की एक साइड में हम चर्चा करेंगे। तो अधिकतम वर्षा वाले स्थान की बात करें तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार, तीन जगह आपको याद रखनी है जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भारत में। तो यहाँ पे नोट करें 3 पॉइंट, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनमें भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरी ओर न्यूनतम वर्षा वाले स्थानों की अगर बात करें तो आपको तीन जगह याद रखनी है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पे 3 नोट करें, पहला पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र रहेंगे जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। औसत वर्षा से संबंधित सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान 200 सेंटीमीटर से अधिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम ये। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछ सकता है। ये तो क्रम से पूछ सकता है कि 3 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा है, नहीं है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मासिन राम, और ये मासिन राम कहाँ पर है, स्थित है मेघालय में।
भारत में औसत वर्षा हो गई, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में, यहाँ पे नोट करें सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मासिन राम। और बात करें इस मासिन राम की, ये कहाँ रहेगा, मेघालय में। मासिन राम कहाँ पर रहेगा, मेघालय में। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आपको याद रखना है लेह लद्दाख, न्यूनतम वर्षा वाला। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है लेह। और ये लेह कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में। कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में। ये जो सबसे अधिक वर्षा वाला हमने यहाँ पे बताया आपको मासिन राम, ये ना कि ओनली भारत का, ये विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मासिन राम की बात करें, ना केवल भारत का, विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहेगा, मासिन राम रहेगा। और न्यूनतम वर्षा वाला यहाँ पे बता ही दिया, भारत का कौन सा रहेगा, लेह लद्दाख, लद्दाख। तो ये कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं। औसत वर्षा 118 से 125 सेंटीमीटर होती है भारत में, 118 से 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद में जो मानसूनी शाखाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा हमने देखी, उत्तरी पूर्वी मानसूनी शाखा यानी कि जो शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून है वो देखा, पश्चिमी विक्षोभ की बात की। तो उनसे कितने कितने प्रतिशत वर्षा होती है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप नोट करें भारत में वर्षा के बारे में, भारत में वर्षा नोट कर लें, भारत में वर्षा। और ये नोट करें यहाँ पर एक साइड में तो नोट कर ले मानसूनी शाखा, एक साइड में तो नोट करें मानसूनी शाखा, और दूसरी साइड में आप लिख लें वर्षा की प्रतिशत मात्रा, वर्षा की प्रतिशत मात्रा। ये सीधा अपने से पूछा जाता है वनडे एग्जाम की, जब हम बात करते हैं मानसूनी शाखा और कौन सी मानसूनी शाखा से कितने प्रतिशत भारत में वर्षा होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बात करें इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से, तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है इसी शाखा से होती है, लगभग 75%। भारत की 75% शाखा, ओनली 75% जो वर्षा होती है कौन सी शाखा से, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से। दूसरा आपको याद रखना है दक्षिणी पश्चिम के अलावा उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या इसको हम क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून की बात करें तो इस लौटते हुए मानसून में से भारत में 13% होती है। इस लौटते हुए मानसून से भारत में जो वर्षा होती है 13% होती है। और इस लौटते हुए मानसून से 13% भारत में सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो मालाबार तट पर होती है, इस लौटते हुए मानसून से। एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करें, जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इससे भारत में जो सबसे अधिक, जो सबसे पहले वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट यानी कि केरल में। और इससे उत्तरी पूर्वी मानसून से कहाँ पर होगी, मालाबार तट पर, सॉरी गलत बोल दिया, इससे तो होगी मालाबार पर, मालाबार। और उत्तरी पूर्वी लौटते हुए की बात करें तो इससे कहां पर होगी, कोरोमंडल पर, यानी कि ये कहां पर होगी, केरल में, और ये कहां पर होगी, तमिलनाडु में। ये कहां पर होगी, तमिलनाडु में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से बात करें तो भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से लगभग 10% वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से भारत में लगभग 10% वर्षा होती है। कितनी, 10%।
उसके अलावा बात करें 4 नंबर पे पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करें तो इस पश्चिमी विक्षोभ से भारत में लगभग 2% वर्षा होती है। लगभग कितनी? 2% वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से, जिसमें हमने देखा था कि मावठ की घटना देखने को मिलती है उत्तर भारत के मैदानों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें एक घटना देखने को मिलती है हिमपात की घटना। तो ये कुछ भारत में वर्षा संबंधित आपको याद रखने हैं पॉइंट। औसत वर्षा आपको याद रखनी है, कितनी बताई थी अभी? 118 से 125 सेंटीमीटर आपको याद रखनी है। औसत वर्षा पूछ ली जाए तो 118 से 125 सेंटीमीटर आपको याद रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। भारतीय मानसून से संबंधित ये अपने बनते हैं, जलवायु से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित। ज़्यादा और डिटेल में हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट अपना कोपेन का वर्गीकरण बचता है। तो कोपेन का वर्गीकरण भी अपने एग्जाम में इतना कुछ नहीं आता है, आरपीएफ में देखें तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपन टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आपको 2-3 पॉइंट ये याद रख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत में मानसून की प्रक्रिया संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके सीधे नाम पूछ सकता है सुमेलित करने में। तो एक नोट डाल के आप लिख लें, डिटेल हमें इनकी नहीं पढ़नी है। मानसून संबंधी सिद्धांत, नोट डाल के यहाँ पे लिख लें, भारत में मानसून प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत। भारत में मानसून प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों की हम बात करें तो आप यहाँ पर नोट करें, 4 सिद्धांत हैं भारत में मानसून की प्रक्रिया से संबंधित जो हमें पढ़ने होते हैं। ये पीसीएस में, यूपीएससी वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला है तापीय सिद्धांत। पहला कौन सा आता है? तापीय सिद्धांत। और आपको इसमें याद क्या रखना है कि भारत में मानसून संबंधित तापीय सिद्धांत किसने दिया था, आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है एडमंड हेली ने दिया था। एडमंड हेली ने ये दिया था, एडमंड हेली ने ये सिद्धांत दिया था। उसके अलावा एक आपको याद रखना है पछुआ पवन सिद्धांत। पछुआ पवन सिद्धांत, इस पछुआ पवन सिद्धांत से भी आपसे पूछ सकता है कि पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है फ्लोन ने दिया था। किसने? फ्लोन ने। किसने दिया? फ्लोन ने दिया था। उसके अलावा एक नेक्स्ट आता है जेट धारा प्रवाह सिद्धांत। जेट धारा प्रवाह, जेट धारा प्रवाह सिद्धांत। और इस जेट धारा प्रवाह सिद्धांत की बात करें तो ये दिया था ईस्ट तथा कोटेश्वरम ने। किसने? ईस्ट और कोटेश्वरम ने। ईस्ट तथा कोटेश्वरम ने दिया था। और उसके बाद में चौथा आता है एक एल नीनो सिद्धांत, गिलबर्ट बाकर ने दिया था। एल नीनो सिद्धांत, गिलबर्ट बाकर ने दिया था। गिलबर्ट बाकर ने ये दिया था, एल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट बाकर ने दिया था। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, ये आप याद रख सकते हैं, इन्हें नोट कर लें। सीधा आपसे सुमेलित करने में, असत्य का चयन करने में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें आप नोट कर लें। मानसूनी जो शाखाएं हैं भारत में, वर्षा और प्रतिशत की मात्रा, ये चीज़ आप नोट कर लें। भारत में औसत वर्षा वाले स्थान जो हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं पुनः एक नेक्स्ट क्लास में।